स्टार्ट हो जाता है कि भाई ये सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो सारे लोग ट्राई करेंगे, पहले वीक सब्जेक्ट सारे लोग कंप्लीट कर लो, ठीक है। चलो, एक सेशन मैंने लिया था कि सेल्फ स्टडी और लाइव क्लासेस को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। कल इसका सेशन हुआ था 3 बजे, तो आप लोग उसको सारे लोग देख लेना, ठीक है। होप सो आप लोगों के लिए काफी पॉइंट्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, तो वो आप लोगों के काम आ जाएंगे। चलो, लीनियर अलजेब्रा, यस लीनियर अलजेब्रा आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। इसके 3 लेक्चर खत्म हो गए, ठीक है। 3 लेक्चर में मैंने मैट्रिक्स वाला पार्ट जो बेसिक पार्ट था वो पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब इसमें मैं स्टार्ट करूंगा डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर दूंगा मैं 18 से, ठीक है। 2-3 दिन का आपका गैप रहेगा, ठीक है। 18 से स्टार्ट कर दूंगा, तो सारे लोग इसको ज्वाइन कर लो। इनकेस आप लोगों के पास लिंक वगैरह नहीं है तो आज मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो, मास ट्रांसफर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। यहां से मैं बात करना स्टार्ट करूं इंटरव्यू सीरीज की। थर्मोडायनामिक्स सबसे समझाइए, सभी से समझाइए। सर सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्लास यूजफुल है क्या? सिविल इंजीनियरिंग के लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे अपना टाइम सेव कर सकते हैं। गुड इवनिंग या, ठीक है विक्की। ये बेटा केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है क्लास, आप सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे लेफ्ट कर सकते हैं। थर्मो क्लासेस से समझाइएगा, चलो ठीक है। पीडीसी सही है, ओके। चलो तो स्टार्ट किया जाए, सारे लोग आगे। सर आईपीसी भी 18 से शुरू होगा क्या? आईपीसी आपका 20 से स्टार्ट हो रहा है सौरभ, आईपीसी आपका 20 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कोर्स लॉन्च हो चुका है, ठीक है। आप लोग उस पर जाके देखिएगा, मेरी प्रोफाइल पे चले जाना, वहां पे आपको प्रॉपर तरीके से कोर्स मिल जाएगा। चलो, एवरीवन आर रेडी? चलो स्टार्ट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया था, दूसरा भी कंप्लीट हो गया था, तीसरा भी कंप्लीट हो गया था, ये भी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, और 5th क्वेश्चन भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया था, या ओके सर। चलो, आईपीसी ही पीडीसी है? हाँ भैया, आईपीसी ही पीडीसी है क्या? अभी भी कंफ्यूजन है क्या? प्रोसेस डायनामिक्स एंड कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल बोथ आर सेम सब्जेक्ट, ठीक है। तो अपने केमिकल इंजीनियरिंग के जो सिलेबस में वो मेंशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाला भी पार्ट आता है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाला भी पार्ट आता है, पूछा जाता है, तो उसको भी सारे लोग थोड़ा देख लेंगे। पीडीसी में क्या होता है? प्रोसेस डायनामिक्स एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है, ठीक है। चलो ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 सारे लोगों के सामने यहां पे है। सारे लोगों को यहां पे ध्यान रखना। इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर 6, टेक 1 स्लैब वॉल, एक कोई मैंने स्लैब वॉल ले लिए जिसका टर्मिनल टेम्परेचर T1 है, T2 है। ड्रॉ द टेम्परेचर प्रोफाइल इफ इट्स कॉपर, ठीक है। ओके, मतलब इनकेस आपके पास क्या है, जो वॉल है वो कॉपर की है, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों को टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करना है। दिस इज द क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक स्लैब है, स्लैब किसकी है? आपके पास कॉपर की स्लैब, आपके पास कॉपर की है, और आपके पास ये टर्मिनल टेम्परेचर्स हैं। आप लोगों को टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करनी है। आप लोग 1 मिनट लो थोड़ा सोचने का, 1 मिनट लो सोचने का, और जरा मेरे को बताओ किस टाइप की प्रोफाइल बनेगी, किस टाइप की जरा प्रोफाइल बनेगी फॉर कॉपर। Cu मींस कॉपर, किस टाइप की प्रोफाइल बनेगी जरा मेरे को यहां पे बता सकता है क्या? कैन यू प्लीज टेल मी? आप पेन और पेज लेकर बैठे, आपको जो मैं पहला क्वेश्चन दूं आप लोग सेल्फ जज करें अपने आप को, ठीक है। आप जज करें, आप थोड़ा बनाने की कोशिश करें, अदरवाइज सीधे आंसर ढूंढने लगेंगे तो आपका दिमाग क्या चलेगा? आपका दिमाग कुछ नहीं चलाए। इंपॉर्टेंट बात है आपका माइंड चले, ठीक है। चलो, तो 1 स्लैब है, स्लैब किसकी है? कॉपर की है, उसके टर्मिनल टेम्परेचर T1 T2 है। देन यू हैव टू ड्रॉ द टेम्परेचर प्रोफाइल, टेम्परेचर प्रोफाइल आपको ड्रॉ करनी है, टेम्परेचर प्रोफाइल आपको ड्रॉ करनी है, या वर्टिकल, या यू आर सेइंग वर्टिकल। सर टेम्परेचर प्रोफाइल विल बी वर्टिकल आएगी। एनी अदर? और भी कोई बता सकता है क्या? टेम्परेचर प्रोफाइल कैसी आएगी? थोड़ा बहुत आप ट्राई करो बताने का, थोड़ा बहुत। ये समझो कि यार ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया, और ये क्वेश्चन पता है किसका है? बार्क का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बार्क का है, बार्क के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। यहां पे जितने मैं क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा सारे कहीं ना कहीं इंटरव्यू के टॉप इंटरव्यू में पूछे गए हैं। Yes, there is no any heat generation, no unsteady state, ठीक है।
देयर इज नो एनी हीट जनरेशन, कोई हीट जनरेशन नहीं हो रही है, कोई आपकी अनस्टेडी स्टेट कंडीशन नहीं है। चलो देखते हैं सर, हवा में सर बात नहीं करनी है सर, हमको बिल्कुल प्रूफ चाहिए, हमको बिल्कुल सर चाहिए प्रूफ, उसी की हम लोग यहां पे बात करेंगे। चलो भाई ट्राई करते हैं, देखो कोशिश करते हैं कुछ समझने का। चलो सर, हमारा जो फूरियर लॉ होता है, हम यहीं से तो जाएंगे, फूरियर लॉ Q इक्वल टू होता है माइनस का K dt बाई dx, E होता है। हमको टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करनी है, हमको टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करनी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मेरे पास कंडक्टिविटी ये है और मेरी कंडक्टिविटी इज नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आप वहां पे बोल देंगे कि सर मैं टेम्परेचर जो प्रोफाइल ड्रॉ कर रहा हूं, कंडक्टिविटी अपना फंक्शन का टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। स्टेडी स्टेट में कंडीशन लेकर चल रहा हूं, ठीक है, नो हीट स्टेडी स्टेट कंडीशन लेकर चल रहा हूं, नो हीट जनरेशन लेकर चल रहा हूं। ये आप वहां पे अजम्पशन बोल देना, वहां पे आप लोग अजम्पशन बोल देना, क्योंकि सर हम ये लॉ लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये सारी कंडीशंस इसमें सेटिस्फाई कर जाएंगी, ठीक है। चलो भाई, अब तो बात ये बिल्कुल सही लिखी है सर। इसका मतलब Q इज कांस्टेंट और स्लैब यहां पे बोल रखा है उन्होंने, इंटरव्यू ने आपसे क्लियर कर दिया कि आपकी स्लैब है, ये तुम्हें हाइपरबोलिक और ये सब कुछ बोलनी नहीं है, क्योंकि ये आपकी कभी भी स्लैब के अंदर आती नहीं है, ना तो हाइपरबोलिक आएगा ना तो पैराबोलिक आएगा, स्लैब के अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है। ये स्लैब यहां पे क्लियरली मेंशन है, तो हाइपरबोलिक पैराबोलिक वाले टर्म यूज नहीं करने हैं, ठीक है। तो भैया ये स्लैब है, स्लैब का मतलब आपका Q विल आल्सो कांस्टेंट, Q आपका थ्रू आउट द प्रोसेस विल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी इज नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कंडक्टिविटी कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, दैट मींस यहां पे मैं बात करूंगा dx इक्वल टू बहुत ध्यान से सुनिएगा, माइनस का K वाई क्यू इंटू dt, इंटीग्रेट कर देंगे तो x इक्वल टू माइनस का K वाई क्यू इनटू T प्लस C, इंटू टी प्लस का C, ठीक है। ये आ जाएगा आपका dt का क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा। इतना ही तो आने वाला है, बोलिए इतना आने वाला है। तो सर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, टेम्परेचर इक्वल टू माइनस का Q x अपॉन के, माइनस का Q x अपॉन के प्लस का अब K अपॉन Q इज कांस्टेंट, ठीक है। अब ये आपका जाएगा किधर, एक मिनट ये तो इधर आ गया, ठीक है, और ये आएगा C, इधर आएगा C, माइनस का आएगा तो इधर लिख दो, तो माइनस का C लिख दो। अब C Q अपॉन के, ये लाइन आ रही होगी सारे लोगों की, देखो ये लाइन आ रही होगी मस्त तरीके से, ये लाइन आ रही होगी आपकी इजीली तरीके से। अब ये टर्म ऑल्सो कांस्टेंट है कि Q कांस्टेंट है और K भी अपना कांस्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखना, आपकी टेम्परेचर प्रोफाइल माइनस का Q अपॉन के x प्लस का कांस्टेंट ये निकल के आ रही है। मैं इसको एक दूसरा कांस्टेंट भी तो बोल सकता हूं, अरे यार भाई मैं ये जो कांस्टेंट C डैश मैंने ले लिया है, मैं C डैश को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, माइनस का C Q अपॉन के, क्योंकि ऑल टर्म आर कांस्टेंट, लिसन वेरी केयरफुली, all term are constant, C is constant, Q is constant, K is constant, that means this will be C dash, और C dash is also one type of constant. Yes, अभी आएगा, रोल आएगा, धीमे धीमे आएगा, पहले प्रोफाइल समझे, ठीक है। रोल क्या है, ये आपका एक जर्नल बात है, टिपिकल केस नहीं, ये बिल्कुल एक जर्नल बात है सर। जो टेम्परेचर प्रोफाइल हम जो ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले आप तो टेम्परेचर वहां पे प्रोफाइल बताएंगे ना भाई, तो ये क्या है आपका स्लोप है, ये कांस्टेंट है, स्लोप विल बी कांस्टेंट, स्लोप भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो अपना टेम्परेचर प्रोफाइल y इक्वल टू mx प्लस c, और स्लोप कैसा है, नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है। तो आप लोग वहां पे बता सकते हैं, बिल्कुल क्या बता सकते हैं कि सर हमारी इस मैथमेटिक्स के बेसिस पे जो हमारी प्रोफाइल बनेगी, वो प्रोफाइल कैसी बनेगी, बहुत ध्यान से देखना, ये प्रोफाइल कैसी बनेगी, इस तरीके से बनेगी पर्टिकुलर कंडक्टिविटी पर, और इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, माइनस का Q बाई के, इसका जो स्लोप होगा वो आपका होगा माइनस का Q अपॉन के, दिस विल बी द स्लोप, ये टेम्परेचर अपना T1 है और ये अपना टेम्परेचर T2 है, ठीक है, ये स्लोप होगा और ये अपनी x एक्सिस होगी, तो दिस विल बी द प्रोफाइल। इतनी बात बोल के आपको रुक जाना है, दिस विल बी द योर स्लोप, ये आपका क्या होगा, स्लोप होगा। सारे लोग पहले ये बताओ, टिल देन आपको बात आ गई समझ में। ये कॉपर की प्लेट है, ये किसकी है,
कॉपर की प्लेट है, Cu की प्लेट है। सारे लोग बताएं, पहले इतनी बात आ गई सारे लोगों को समझ में, यस और नो? तो इसका स्लोप आप देख रहे होंगे निगेटिव आ रहा है। स्लोप कैसा आ रहा है? निगेटिव। और स्लोप क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि Q भी कांस्टेंट है और अपना K भी कांस्टेंट है, तो स्लोप देख रहे होंगे आपका कांस्टेंट है। और स्लोप भी लाइन इक्वेशन कैसी आएगी? लीनियर आएगी। इक्वेशन कैसी आएगी? लीनियर आएगी। सर बिल्कुल बात सही है, यस, यहां तक बिल्कुल क्लियर है, बेहतरीन तरीके से। सर ये बात बिल्कुल सर हमको समझ में आ गई। अब उनका ये मुद्दा नहीं था कि आपको ये प्रूव करना है, इतनी तो बात हो सकता था आम आदमी भी बता के चला है। अब वो क्वेश्चन आपसे करेंगे, इसी में क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आपने इतना बता दिया, शानदार, सुपर, गजब। लिसन वेरी केयरफुली, ये भैया Cu के लिए आपने बना दी। अब अगला क्वेश्चन, ये प्लेट कॉपर को मैं रिप्लेस कर दूं आयरन से, कॉपर को मैं रिप्लेस कर दूं आयरन से, नाउ द टेम्परेचर प्रोफाइल विल बी। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इन दैट क्वेश्चन ओनली, इफ आई एम रिप्लेसिंग द कॉपर वाई आयरन, ठीक है, आयरन स्लैब, इस स्लैब से मैं रिप्लेस कर दूं, नाउ योर टेम्परेचर प्रोफाइल विल बी। अब आपको टेम्परेचर प्रोफाइल बताना है, सोचो। नाउ योर टेम्परेचर प्रोफाइल विल बी, योर टेम्परेचर प्रोफाइल विल बी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जानदार क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। कम होगा ज्यादा होगा उनसे उनको मतलब ही नहीं है, उनको मतलब है प्रोफाइल बताओ तुम हमको, प्रोफाइल बेस्ड। इनकेस आप किसी ए ग्रेड का इंटरव्यू दे रहे हैं, देन दे विल आस्क श्योरली प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन। इक्विवेलेंट क्यों लगा रहे हो यार? मैं रिप्लेस ही कर दिया हूं, मैंने रिप्लेस ही कर दिया भैया, पूरी प्लेट ही को रिप्लेस कर दिया हूं। नहीं, मैसेज भी कोई डिलीट करने की नीड नहीं है, वो तो होता ही है ना, ये तो सब होना ही है। एटलीस्ट यू आर थिंकिंग। मनीष सर का फैन, थैंक यू सो मच। लीनियर विथ मोर स्लोप एज कंपेयर टू Cu। क्या बात है, क्या बात है यार, तुमने यार सही बता रहे तुम भाई। मनीष सर का फैन, क्या तुमने लाइन लिखी है यार, इज्जत रख ली तुमने यार, ठीक है, तो इज्जत रख ली। मतलब ये है, आपको ये पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, आयरन की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। ये आपको पता होना चाहिए, तब भी लीनियर ही होगा, लेकिन स्लोप विल डिफरेंट, स्लोप विल डिफरेंट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। आप तुरंत जैसे बताएंगे वो तुरंत आपसे क्वेश्चन बोल देंगे कि क्या होने वाला है। स्लोप विल बी डिफरेंट, बट स्लोप कैसा होगा, स्लोप कैसा होगा आयरन के लिए। आयरन के लिए अगेन आप ये लाइन बनाएंगे, और आयरन के लिए मैं कौन सा कलर यूज कर लूं? आयरन के लिए मैं नारंगी कलर यूज कर लूं। आयरन के लिए जो होगा, आयरन के लिए क्या होगा? आयरन के लिए, कॉपर के लिए, आयरन के लिए ये आएगी लाइन, ये लाइन आयरन के लिए आएगी। आयरन के लिए क्या आएगी? ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। आयरन के लिए क्या आ जाएगी? ये लाइन आ जाएगी। टेम्परेचर T2 विल सेम, ठीक है, लेकिन जो आपके पास ये जो स्लोप है वो क्या कर जाएगा? और डिक्रीज कर जाएगा। स्लोप और भी आपका क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। स्लोप विल इंक्रीज। ये T2 ये टेम्परेचर आपका, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है भैया, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये वॉल का टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक। स्लोप विल डिक्रीज, जो स्लोप होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, स्लोप विल डिक्रीज। सर कैसे? बात नहीं आई समझ में, बात नहीं आई समझ में, बिल्कुल अभी समझते हैं, अभी समझते हैं। लिसन वेरी केयरफुली। ये बता दो सारे लोग, कंडक्टिविटी आयरन की ज्यादा होती है या कॉपर की ज्यादा होती है? माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। इनकेस आपको ये चीज पता है तब आप इजिली तरीके से बता पाएंगे, इजिली तरीके से बता पाएंगे। इनकेस आपको कंडक्टिविटी दोनों की नहीं पता है तो आप ये सवाल कर ही नहीं सकते हो, आप कर ही नहीं सकते हो। इनकेस आपको दोनों की कंडक्टिविटी नहीं पता है तो मेन पॉइंट ये है कि कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, आयरन की ज्यादा होगी या कॉपर की ज्यादा होगी। इनकेस आपको यह पता है तभी आप इस सवाल को टैकल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। कॉपर की ज्यादा होती है सर, कॉपर की कंडक्टिविटी विल बी कॉपर ग्रेटर देन कंडक्टिविटी विल बी आयरन। इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है कॉपर की आयरन से। इनकेस आप अपनी नॉलेज के लिए लिखना चाहें तो इनकेस किसी को पता हो तो मेरे को कोई बता सकता है कि कंडक्टिविटी आयरन की कितनी होती है? कॉपर की
कॉपर की अराउंड होती है 385 वॉट पर मीटर केल्विन। हालांकि नहीं भी पता है तब भी चलेगा, बस आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए था, ठीक है। ये नहीं भी पता है, बस मैं आपकी नॉलेज के लिए लिखा रहा हूं। और आयरन की जो कंडक्टिविटी होती है, आयरन की जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है 300 के अराउंड, 300 वॉट पर मीटर केल्विन, ठीक है। ये अराउंड है इसके तो इसका मतलब आपने गारंटी ले ली कि जो कॉपर होगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, कॉपर होगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहां से आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जिसका ज्यादा उसका स्लोप कम, तो कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, कंडक्टिविटी जिसकी ज्यादा उसका स्लोप कम, ठीक है। तो कंडक्टिविटी जिसकी ज्यादा, कंडक्टिविटी मोर, आपका स्लोप विल बी, स्लोप क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो कंडक्टिविटी ज्यादा तो स्लोप, तभी आपका आपने देखा होगा कि जैसे से कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है स्लोप क्या करता चला जाता है, डिक्रीज करता चला जाता है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी ज्यादा किसकी है, कॉपर की ज्यादा है, तो कॉपर के लिए कम स्लोप है और आयरन के लिए स्लोप ज्यादा है। तो ये वाला आपका लाइन किसके लिए, आयरन के लिए, Fe के लिए, और ये वाला जो लाइन है वो कॉपर के लिए है गुरु। तो कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा, कंडक्टिविटी ज्यादा स्लोप कम, इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप कम है, ठीक है। आपका इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी जैसे बढ़ाओगे स्लोप आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा है, कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो ये जो आप देख रहे होगे स्लोप लगातार, ये देखो और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया। कंडक्टिविटी विल बी इनफाइनाइट, कंडक्टिविटी विल बी इनफाइनाइट, स्लोप विल बी जीरो। राइट डाउन करेंगे सारे लोग बात, जैसे कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगी ये स्लोप जीरो हो जाएगा, स्लोप आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इफ कंडक्टिविटी इज इनफाइनाइट देन स्लोप विल बी जीरो। जैसे से कंडक्टिविटी बढ़ाते चले जाओगे स्लोप विल डिक्रीजिंग ऑर्डर, स्लोप विल डिक्रीजिंग ऑर्डर, स्लोप विल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। दूसरी तरीके से समझना है, एक और तरीका है समझाने का, एक तो ये बात आई, एक और तरीका है समझाने का, एक और तरीका है सेकंड मेथड, हाउ टू, सेकंड तरीके से कैसे समझेंगे। आपको Q इक्वल टू पता है कि dt बाई dx होता है, और भाई साहब फॉर सेम हीट फ्लक्स, सेम हीट फ्लक्स के लिए इनकेस आपकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो इस स्लोप को कम होना ही पड़ेगा, कम होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप स्लैब के अंदर बात कर रहे हैं, Q आपका सेम है, Q कांस्टेंट है, तो इनकेस आप कंडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं तो स्लोप को कम होना ही पड़ेगा टू मेक द दिस वैल्यू कांस्टेंट, to make the this value constant. If you are increasing the conductivity your slope must be decreases. So this is the second method to approach this question. इसको इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज प्रॉपर तरीके से जो मैंने टेम्परेचर प्रोफाइल निकाल के आपको ये दिखा दी, टेम्परेचर प्रोफाइल ये निकाल के दिखा दी, इसमें ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि जैसे आप कंडक्टिविटी बढ़ाओगे आपका स्लोप घटेगा, जैसे आप कंडक्टिविटी बढ़ाओगे स्लोप घटेगा। तो आयरन की कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, आयरन की कंडक्टिविटी कम होती है तो इसका स्लोप कम क्या होगा, ज्यादा होगा, और कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, उसमें आपका क्या होगा, ग्रेडियंट कम होगा। ग्रेडियंट जितना कम होगा कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर उतनी फास्ट होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर उतना ही फास्ट होगा जिसमें ग्रेडियंट कम होगा। समझ रहे हो सर लोग, तो जिसमें ग्रेडियंट कम होगा तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर उतने ही ज्यादा उसमें फास्ट होता है। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। होप सो सारे लोगों को समझ में आ गया हो, बात सारे लोगों को समझ में आ गई हो तो एक बार यस और मेंटेन करके लिख दो। बात पकड़ में आ गई सारे लोगों को बेहतरीन तरीके से। एवरीवन आर गेटिंग माय पॉइंट्स? अरे भाई बोलो, एवरीवन आर गेटिंग माय पॉइंट? यस, बिल्कुल मस्त तरीके से, मजेदार तरीके से समझ में आ रहा हो तो एक बार मुस्कुरा लो। यस सर, क्लियर। तो ये चीज है, ठीक है। और आप ये सोचो कि ये गेट में नहीं, ये गेट के भी बहुत काम का है। ये गेट ऐसा नहीं है सिर्फ इंटरव्यू का, इसमें आपका गेट के भी न्यूमेरिकल्स अभी मैं बना के आपको दे दूं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को यहां पे बन जाएंगे, गेट के भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे यहां पे, इन केस यू आर थिंकिंग गुड, ठीक है। चलो भाई ये बात आ गई समझ में।
समझ गया सर, बहुत तगड़े तरीके से, ठीक है, मस्त तरीके से सारे लोग एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे कॉपी में, मस्त तरीके से एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। आएगा आएगा, सिलेंडर के लिए भी प्रोफाइल आएगा, स्फीयर के लिए भी प्रोफाइल आएगा, ठीक है, कॉनिकल शेप के लिए भी आएगा प्रोफाइल, सबके लिए आएगा। ये इंटरव्यू सीरीज में सब क्वेश्चन कवर होंगे। मेटल वाला ऑर्डर, यस, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए किस मेटल का कैसा कंडक्टिविटी है, आपको एक हल्का हल्का मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। यस, ठीक है, इंटरव्यू में ये सब चीजें आती हैं काम, ठीक, एक हल्का हल्का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। आयरन का क्या है, मॉलिब्डेनम क्या क्या है, निकिल का क्या है, ठीक है, मैग्नीशियम का क्या है कंडक्टिविटी, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो दिस वाज द क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट सवाल की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ टू डिटरमाइन द काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन। बार्क का सवाल है ये, बार्क के एग्जाम में अगेन ये पूछा गया है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं, सारे इंटरव्यू के एनपीसीआईएल या बार्क किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में पूछे गए हैं। काइनेटिक्स कैसे सर, आप सीआरई ने आपने मेंशन कर दिया कि सीआरई मेरा सर फेवरेट सब्जेक्ट है, आपने मेंशन कर दिया। चलो मेरा सबसे पहला सवाल, रिएक्शन वगैरह पढ़ते होगे, उसकी काइनेटिक्स कैसे डिफाइन करते हो बताओ। आपने सीआरई बोला कि सर माय फेवरेट सब्जेक्ट इज सीआरई, देन चलो बता दो बेटे, हाउ टू डिटरमाइन द काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन। काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, वेरी बेसिक सवाल और बहुत ट्रेंडिंग सवाल है ये, बहुत ट्रेंडिंग सवाल है ये, आपको किसी ना किसी इंटरव्यू में पूछ जरूर लेते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया प्रदुम, ग्रेट। देयर आर टू मेथड्स to define the kinetic of the reaction. One is the differential, another one is the elementary. Oh, differential and integral. Differential and integral. Yes, very nice, बहुत बढ़िया। थोड़ा और बताने की कोशिश करो, और थोड़ा बताने की कोशिश करो, थोड़ा और अच्छा लगेगा। थोड़ा और ट्राई करो सारे के सारे लोग, या ट्राई करो, थोड़ा बताने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे लोग सेशन को लाइक कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो देयर आर टू मेथड्स सर, इसको डिफाइन करने के लिए आप कोई सा भी एक मेथड वहां पे डिफाइन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप दोनों मेथड बता रहे हैं। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले जो बहुत ही इजी रहता है, कौन सा, डिफरेंशियल मेथड, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको जो डिफाइन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, इसको आंसर देना कैसे है। सबसे पहले तो सर हमें यह समझ में आए क्वेश्चन है क्या, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। आधे बच्चे तो अब ये नहीं समझ पा रहे होंगे सर काइनेटिक्स का मतलब क्या है, ठीक है, काइनेटिक्स का मतलब क्या है। हम वो मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, काइनेटिक्स का मतलब क्या है, पहले तो हमें ये तो समझ में आए, ठीक है। ओके, काइनेटिक्स का पहले हमको मतलब आए, काइनेटिक्स का मतलब वो आपसे पूछ क्या रहा है। काइनेटिक्स का मतलब हमेशा होता है कि रिएक्शन किस ऑर्डर की है, उसका रेट कांस्टेंट कितना है, ठीक है। आपको ये दोनों चीजें डिफाइन करनी होती है किसी भी रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड स्पीड आप बता सकते हो, स्पीड आप बता सकते हो, ठीक है, स्पीड आप देख आप बाय कैलकुलेशन बता सकते हो, लेकिन यस, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले टू डिफाइन द काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, अब देखो काइनेटिक्स का मतलब ये होता है, सपोज कर लो कोई मैं एलिमेंट्री रिएक्शन ले लेता हूं, सपोज कर लो मैं एलिमेंट्री रिएक्शन ले लेता हूं, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन ले लेता हूं, आर ए इक्वल टू माइनस आर ए इक्वल टू के इंटू सी ए टू पावर एन। हमको सर ये डिफाइन करना है काइनेटिक्स का मतलब। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये काइनेटिक्स के बारे में बात कर रहा है, मतलब वी हैव टू डिफाइन के एंड एन। हमें के एंड एन पता चल जाए तो हम ये रेट ऑफ रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, के डी सी या ये आपको पता होना चाहिए, राइट। ये चीज आपको प्रॉपर तरीके से वहां पे डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है।
रेट डिफाइन करना इज नॉट योर काइनेटिक्स। आप स्पीड ऑफ द रिएक्शन तो तुरंत डिफाइन कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि आप क्या लिखेंगे, रेट कैसे लिखेंगे? देखो स्पीड बताने में कोई बड़ी बात है ही नहीं। आप इसको एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का dCA/dt, ये भी तो लिखते हैं। तो आपके पास कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम तो डेटा ही। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वी हैव, हम लोगों को पता क्या होता है, हमको काइनेटिक्स डिफाइन करने के लिए रेट डिफाइन नहीं करना है। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए, रेट डिफाइन तो आप तुरंत ही कर देंगे, रिएक्शन देख के ही आप रेट बता देंगे। कैसे? dCA/dt। सर हमारे पास कंसंट्रेशन का डेटा होगा, CA1 होगा, CA2 होगा, CA3 होगा, ठीक है, CA4 होगा, CA5 होगा, ठीक है, हमारे पास कंसंट्रेशन का डेटा अवेलेबल होगा। आप CRE के एक्सपेरिमेंट करते होगे, ठीक है, आप डिफरेंट टाइम पे आउटपुट की कंसंट्रेशन चेक करते होगे, आप लोग लैब में करते होगे। तो डिफरेंट टाइम पे T1, T2, T3, T4, ठीक है, T5, ये आप डिफरेंट टाइम पे, ये मान लो CA1 आपको टाइम t इक्वल टू 0 पर, आपने जनरली ये क्या ले लेते हैं, चलो मैं 0 से स्टार्ट कर देता हूं, 0, ठीक है, 0, T1, T2, T3, T4, ठीक है, मतलब आपने 0 टाइम पे आपको कंसंट्रेशन C1 मिल गई आउटलेट पे, जो भी आपका रिएक्टर लगा होगा, आपने कंसंट्रेशन मेजर कर ली, ये आपके पास डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है, जब भी आप काम करते हैं। T2 टाइम पे आपके कंसंट्रेशन, ये तो अवेलेबल होता है, यहां से तुरंत आप स्पीड निकाल दोगे। स्पीड निकालने में एक झटके में आप स्पीड निकाल दोगे। कैसे? देखो, क्योंकि आपके पास ये स्लोप पता चल जाएगा, dCA/dt आपके पास पता ही चल जाएगा। कैसे? आप इसका प्लॉट कर लेंगे, बहुत ध्यान से समझना, आप इसको क्या कर लेंगे, प्लॉट कर लेंगे, और सारे लोग इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। ये भी बहुत ट्रेंडिंग सवाल है, बहुत ट्रेंडिंग सवाल है ये आपका, ठीक है। आपके पास ये डेटा अवेलेबल होगा, ये डेटा आपके पास अवेलेबल होगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। अब आपको काइनेटिक्स डिफाइन करनी है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन में बोलूं इधर है, और टाइम ये है, टाइम ये है। तो भाई साहब आप इस डेटा को जैसे ही आप करेंगे टाइम t इक्वल टू 0 पर, ये डेटा जैसे करेंगे, टाइम के साथ कंसंट्रेशन का क्या होता है, ड्रॉप होता है। टाइम के साथ कंसंट्रेशन का क्या होगा, ड्रॉप होगा। सर बिल्कुल ड्रॉप होगा, ये मिल गया आपको, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से कंसंट्रेशन प्रोफाइल जाती है टाइम के साथ, राइट। अब यहां से आप रेट तुरंत निकाल सकते हैं। आप किसी भी टाइम पे जाके, किसी भी टाइम पे जाके आप स्लोप निकाल दो, किसी भी टाइम पे जाके आप स्लोप निकालेंगे तो इस स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, R। स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, RA2 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, RA3 मिल जाएगा। यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, RA4 मिल जाएगा। जैसे जैसे कंसंट्रेशन ड्रॉप होगी, आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपका कॉन्टिन्यूअसली क्या करता चला जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या होता चला जाएगा, कंसंट्रेशन ड्रॉप होती चली जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो विल डिक्रीज, ठीक है। तो आपके पास स्लोप, आपने यहाँ पे स्लोप डाला, आपने इस वाले पॉइंट पे स्लोप डाला, आपने इस वाले पॉइंट पे स्लोप डाला, आपने इस वाले पॉइंट पे स्लोप डाला, रेट मिल गया, तुरंत आप वेलोसिटी डिफाइन कर दोगे। रेट मिल गया, तुरंत आप वेलोसिटी डिफाइन कर दोगे, ठीक है। तो ये R इक्वल टू क्या होता है, dCA/dt, ओके। ये चीज हो गई सर। अब बात समझना सारे लोग। अब आपके पास डेटा क्या क्या आ चुका है, आपके पास डेटा क्या क्या आ चुका है, आपके पास डेटा आ चुका है रेट का, और आपके पास टाइम का डेटा है, टाइम का डेटा है। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। देखो वेलोसिटी, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर वेलोसिटी को डिफाइन करना है। देखो वेलोसिटी कैसे कर दोगे, माइनस का 1/v dNA/dt इक्वल टू क्या लिखोगे आप, रेट। आपके पास रेट पता चल गया, ये तो सॉरी वॉल्यूम होता है, ठीक है। वेलोसिटी को भी आप डिफाइन कर लोगे, वेलोसिटी कंसंट्रेशन वॉल्यूम या dNA/dt, करेक्ट, यस। अब आपको यहां पे डिफाइन करना है k। अब आप अगेन, नाउ लिसन वेरी केयरफुली, अगेन अब आपके पास ये डेटा अवेलेबल है। अब ये डेटा क्या अवेलेबल है, यहां से आपको पर्टिकुलर टाइम T1, T2, T3, T4 जितने आपको डेटा चाहिए होंगे उतने आपको ट्रायल करने पड़ेंगे, उतने आपको सैंपल कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये आपको मिल गया RA1, ये आपको मिल गया RA2, ठीक है, ये आपको मिल गया माइनस का RA3 मिल गया, और ये आपको मिल गया माइनस का RA4, ये आपको मिल गया, ठीक है। चलो भाई, हमको ये चीज मिल गई, हमको ये चीज मिल गई, ठीक। हमारे पास स्लोप से हमारे पास रेट आ गया, टाइम हमारे पास सैंपल का था ही, टाइम हमारे पास सैंपल का था ही, हमारे पास रेट आ गया इस स्लोप से, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के स्लोप से हमारे पास रेट आ गया, टाइम का डेटा हमारे पास अवेलेबल था। हमारे पास सर इतना डेटा आ गया कि अभी हम यहां से काइनेटिक्स डिफाइन कर पाएंगे, देखते हैं, देखते हैं यहां से क्या काइनेटिक्स डिफाइन हो सकती है क्या। बिल्कुल सर हो सकती है। कैसे हो सकती है, अपना जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखी माइनस का RA इक्वल टू K इंटू CA2 पावर N लिखा है, मैं इसको ln ले लूं, माइनस का ln
आर ए माइनस का एल एन माइनस का सॉरी एल एन आर ए इक्वल टू एल एन के प्लस का एन एल एन सी ए। क्या हमारे पास रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का चार्ट है? क्या रेट और कंसंट्रेशन, ये रेट ऑफ रिएक्शन पर्टिकुलर टाइम, तो ये C1 पर मिला होगा, ये CA2 पे मिला होगा, ये CA3 पर मिला होगा, ये CA4 पर मिला होगा। ये जो स्लोप निकला CA1 पे निकला, CA2 पे निकला, CA3 पे निकला, CA4 पर निकला, राइट? ठीक है। अब देखना, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, कैसे आपको डिफाइन करना होता है और वहां पे उनको कन्विंस कैसे करना होता है। सर हमारे पास ये एक डेटा आ गया, हमारे पास रेट का डेटा है, हमारे पास कंसंट्रेशन का डेटा है, हम सर इजीली तरीके से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, हम इजीली तरीके से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि रेट का हमारे पास डेटा है, कंसंट्रेशन का डेटा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मैं इस ग्राफ को इजीली तरीके से सर प्लॉट कर सकता हूं। और ये ग्राफ आप लोग देख रहे होंगे, इनकेस मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूंगा तो ये इजीली तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ये आपका y लिखा है, ये c लिखा है और ये m लिखा है, ये x लिखा है। इनकेस मैं ग्राफ को प्लॉट करूं, मैं ग्राफ को प्लॉट करूं तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा गुरु, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। आप x एक्सिस पे क्या ले लेना, ln माइनस का RA ले लेना, और y एक्सिस पे आप कंसंट्रेशन CA ले लेना, ठीक है। तो आप जैसे C1 रखेंगे आपको ln RA1 की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे C2 रखेंगे आपको ln R2 की वैल्यू मिल जाएगी, C3 रखेंगे तो आपको ln R3 की वैल्यू मिल जाएगी, और उन सारे पॉइंट को आप मिला देंगे, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। उन सारे पॉइंट को आपने जैसे C1 रखा, आपको एक और R1 रखा, आपको ये वाला पॉइंट मिल गया। आपने C2 रखा, आपने क्या रखा, ln R2 रखा, तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। आपने C3 रखा, आपने ln RA3 मिल गया रखा, आपको ये सारे पॉइंट मिलते चले जाएंगे। आपको एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, तीनों पॉइंट को मिला के आपने जोड़ दिया, तीनों पॉइंट को मिला के आपने जोड़ दिया। अब यहां से इजीली तरीके से आप काइनेटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? इसका आप स्लोप आप इजीली तरीके से मेजर कर पाएंगे, क्योंकि दिस इज द स्ट्रेट लाइन। इसका जो स्लोप होगा वो आपको n दे देगा, जो स्लोप होगा वो आपको n दे देगा, क्योंकि इससे कंपेयर करोगे, ठीक है। और जो ये इंटरसेप्ट होगा ये आपको ln k दे देगा, यहां से आप k निकाल पाओगे, यहां से आप k निकाल पाओगे, और इस स्लोप से आप n निकाल पाओगे। आप इजीली तरीके से काइनेटिक्स को डिफाइन कर पाए, k इंटू CA2 पावर n। आपके पास n मिल गया, आपके पास k मिल गया। नाउ योर काइनेटिक्स इज डिफाइंड, नाउ योर काइनेटिक्स इज डिफाइंड। एवरीवन आर गॉट दिस पॉइंट, एवरीवन आर गॉट दिस पॉइंट, यस और नो? बोलिए, एवरीवन आर गॉट दिस पॉइंट। सारे लोग प्रेम से लिख लेंगे अपनी कॉपी में बेहतरीन तरीके से। राइट डाउन प्लीज फास्ट। के कैसे फाइंड आउट करते हैं? के निकाल तो दिया इंटरसेप्ट से, ये लाइन आप ड्रॉ करेंगे, उस लाइन का जो इंटरसेप्ट होगा वो ln के दे देगा आपको। प्रद्युम्न, जो ये लाइन ड्रॉ करेंगे उसका इंटरसेप्ट आपको मिलेगा। इंटरसेप्ट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 वॉटएवर वैल्यू होगी, उसका आप e की पावर ले लेंगे, और जो वो वैल्यू आएगी वो आपका के आ जाएगा, वो आपका के आ जाएगा, ठीक। ये लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका स्लोप मिलेगा, वो आपका n आ जाएगा। नाउ योर काइनेटिक्स इज डिफाइंड। इस तरीके से आपको वहां पे डिफाइन करनी है, इस तरीके से आपको वहां पे डिफाइन करनी है बेटे। ओके, गॉट इट? बोलिए भाई। गॉट द पॉइंट? समझ में आ गया? क्लियर? एक और मेथड है इंटीग्रल मेथड, तो आप इंटीग्रल मेथड से भी डिफाइन कर सकते हैं, बस उसमें एज्यूम करना पड़ता है आपको ऑर्डर, ठीक है। इंटीग्रल मेथड में क्या करना पड़ता है, आपने इनकेस कभी पढ़ा होगा तो उसमें ऑर्डर एज्यूम करना पड़ता है सीआरई वगैरह में, ठीक है। उसमें ऑर्डर एज्यूम करो, फिर उसको प्लॉट करो, उस पर्टिकुलर ऑर्डर पर स्ट्रेट लाइन आ जाता है, तो आपने जो ऑर्डर एज्यूम किया वो आपका करेक्ट है, ठीक है। सिमिलरली इनकेस स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, फिर से आप एक दूसरा ऑर्डर एज्यूम करेंगे, फिर से ग्राफ को डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन डिफरेंट टाइम पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। फिर उस प्लॉट को करेंगे, तब आप देखेंगे वो आपने जो डेटा प्लॉट किया है,
जो आपने डेटास प्लॉट किए हैं वो अगेन आपका स्ट्रेट लाइन आ जाता है, तभी आप बोलेंगे कि नाउ योर काइनेटिक्स इज डिफाइंड। तो आपने जो ऑर्डर एज्यूम किया है वो आपका करेक्ट है। उसमें बहुत सारे आपको ट्रायल चाहिए होते हैं, इसमें ट्रायल्स नहीं लगते, इसकी बस कैलकुलेशन है थोड़ा, ठीक है। उसमें हिट एंड ट्रायल वो मेथड है, जो इंटीग्रल मेथड इज हिट एंड ट्रायल मेथड। उसमें आप क्या कर रहे हैं, ट्राई मतलब रिस्क ले रहे हैं, भाई ऑर्डर फर्स्ट होगा, ऑर्डर सेकंड होगा, ऑर्डर थर्ड होगा, ये आप रिस्क लेके फिर आप पूरा डेटा जनरेट कर रहे हैं, नहीं आया फिर से आप लेंगे, पूरा करेंगे। इसमें आना तय है, इसमें आना तय है, बस इसके लिए नंबर ऑफ डेटास ज्यादा चाहिए होते हैं, सो दैट यू कैन प्रिडिक्ट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ काइनेटिक्स, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा यहां पे आपने जो कंसंट्रेशन वर्सेस जो आपने टाइम ग्राफ बनाया था, वो थोड़ा आपको जितने ज्यादा आप डेटा लेंगे उतने ही, जितना क्लोज डेटा लेंगे, जितने मतलब छोटे छोटे टाइम इंटरवल पर आप डेटा लेंगे तो उतना रेट ऑफ रिएक्शन एक्यूरेट आएगा, और जितना रेट ऑफ रिएक्शन एक्यूरेट आएगा आपका ये वाला ग्राफ उतना ही ज्यादा एक्यूरेट आएगा, और ये वाला ग्राफ जितना ज्यादा एक्यूरेट आएगा आपकी काइनेटिक्स उतनी ज्यादा एक्यूरेट आएगी, ठीक है। तो इसके लिए मोर डेटास की नीड पड़ती है, ठीक है। सो दैट आप मतलब आप डेटा ले सकते हैं, आप कोई सैंपल आप कलेक्ट कर रहे हैं, आप जैसे आप क्या करते हैं, आपने कॉलेज वगैरह में करा होगा, 10 मिनट के लिए रन करवाया, फिर आपने सैंपल कनेक्ट कर लिया, फिर आपने 10 मिनट के लिए चलाया, फिर आपने एक सैंपल कलेक्ट कर लिया। आप उस 10 मिनट को 5-5 मिनट में चलाओ, आपका ज्यादा एक्यूरेट आएगा डेटा। 5 मिनट के बजाय आप 2-2 मिनट में सैंपल कलेक्ट करो, आपका ज्यादा अच्छा डेटा आएगा। तो इसके लिए डेटा छोटे छोटे इंटरवल के लिए चाहिए होता है, उसके लिए डेटा की ज्यादा कुछ नीड नहीं पड़ती है, उसके लिए ट्रायल्स बहुत ज्यादा लगाने पड़ते हैं, ठीक है। यस, तो इसके लिए आपको ज्यादा ये उतना ज्यादा करेक्ट वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि आपको डेटा जितना अच्छा लोगे उतना ही आपका करेक्ट होता चला जाएगा, उसमें आपको एकदम से करेक्ट आएगा आंसर। लेकिन ठीक है, दोनों मेथड अपनी जगह अच्छे हैं, दोनों के एडवांटेज हैं, दोनों के डिसएडवांटेज हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। इतना आप लोग बता दिए तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस बंदे को चीजें आ रही हैं, ठीक है। नाउ फिर वो जंप कर जाएंगे दूसरे क्वेश्चन पे। इनकेस आपको कंफ्यूजन होगा उसमें कैसे करते हैं, उसका इसमें मिक्स कर रहे हो, इसका उसमें मिक्स कर रहे हो, तब फिर खेल जाएगा, तब फिर वो तुम्हारे साथ खेल जाएगा ढंग से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है, सीआरई का बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, राइट। मस्त तरीके से सारा कुछ लिख लो। चलो भाई, तो ये बात हो जाती है ना कंप्लीट। तो इनकेस ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली तरीके से मुस्कुराते हुए करके आएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कंपोजिशन ऑफ द स्टेनलेस स्टील। बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन, मेरे से HURL में पूछा गया था, ठीक है। मेरे से HURL में ये सवाल पूछा गया था इंटरव्यू में, कंपोजिशन ऑफ द स्टेनलेस स्टील। बताओ फैब में कंपोजिशन ऑफ द स्टेनलेस स्टील। कोई भी इंडस्ट्री, दुनिया की कोई ऐसी सिंगल इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री आपने स्टेब्लिश की हो और आपने स्टील ना लगाई हो, ठीक है। आपने स्टील पे, मटेरियल पे काम ना किया हो, दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तुम चले जाओ, ठीक है, आपसे पूछेंगे जरूर। बहुत बढ़िया प्रद्युम्न, बहुत बढ़िया, मनीष सर का फैन, बहुत अच्छे। यू आर ट्राइंग एटलीस्ट आंसर, मतलब आप आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं कभी भी इस बात से खुश नहीं होता हूं कि आपने सही या बनाया गलत, मैं हमेशा खुश हो जाता हूं कि एटलीस्ट आप ट्राई तो कर रहे हैं, और आप यहीं से ट्राई कर रहे हैं तभी आप जाके इंटरव्यू के सामने बोल पाते हैं। अदरवाइज सॉरी 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 सिर्फ होता है, ठीक है। इंटरव्यू निकल जाता है, सिर्फ 5 क्वेश्चन के आंसर देते हैं, 20 क्वेश्चन आपके विदाउट आंसर रह जाते हैं, ठीक है। तो आप अभी से आंसर ट्राई, कोशिश किया करो कि कुछ बोलो, सही बोलो गलत बोलो, लेकिन कुछ तो बोलो, ठीक है। अभी से अपनी हैबिट डाल लो। एकदम से आप सोचो कि आपका हेजिटेशन निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। आप ये शर्माओ कि यार गलत, अब तुम ये समझो, मान लो भी ये जैसे मनीष सर का फैन है, इसने मान लो गलत लिख दिया, प्रद्युम्न, शुभम और ये कमल, यही तो देख रहे हैं 10-15 लोग, है ना। अगले साल ये लोग कहां पे होंगे तुमको कुछ पता होगा क्या? है जो तुम इन लोगों के सामने शर्मा रहे हो कि मेरा कुछ गलत हो जाएगा तो इंसल्ट हो जाएगी। अरे भाई तुम तो एकदम से खुल के मैदान में आओ, ठीक है। ये तो ऑफलाइन क्लास में भी बच्चे थोड़ा हेजिटेशन चलो कर लेते हैं भाई, लड़कियां होती हैं, ठीक है, लड़के होते हैं, दोस्त यार होते हैं, लेकिन तुम ऑनलाइन में तो बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करो तुम, ठीक है। कुछ भी आप लोग आंसर कमेंट करके बोल सकते हैं,
ठीक है, तो इसमें तो बिल्कुल इंसल्ट वाली कोई बात है ही नहीं। और आपको मैं बताऊं ना, मेरी क्लास में मेरी कितनी बेइज्जती कभी नहीं हुई है किसी की भी, ठीक है। सारे सारे टीचर मतलब मेरे क्वेश्चन अजीबोगरीब रहते थे क्लास में। हालांकि मैं उतना पढ़ने में ठीक ठाक नहीं था अपनी क्लास में, हमारे से बहुत अच्छी बच्चों के सीपीआई थी, लेकिन क्वेश्चन मेरे अजीबोगरीब रहते थे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आएगा तब देखा जाएगा, ठीक है। आप फॉर्म भर दो, इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक, इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दो। 1:12 के रेशियो से बुलाएंगे, आप इंजीनियर हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यही सोचेंगे मेरा कॉल आएगा कि नहीं आएगा, मैं सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो कहीं ना कहीं तैयारी करने में उतनी 100% एफिशिएंसी नहीं दे पाओगे। सर फॉर्म भर दिया है, कट ऑफ जो भी आएगा देखा जाएगा, ठीक। हमें सिर्फ तैयारी करनी है। अब हमें ये बताओ बुक कौन सी पढ़े। आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सर मुझे इसके एग्जाम की मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूं, बुक बताओ मेरे को। ये आपका ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। इस साल नहीं, अगली साल कॉल आएगा, लेकिन जो आपने पढ़ लिया है वो तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, ठीक है। एक स्टूडेंट परसों मेरे को मैसेज कर रहा है, सर मुझे अगली साल अंडर 100 रैंक लेकर आनी है और मैं इस समय सेकेंड ईयर में हूं, आप मेरे को गाइड करें, आपके अंडर में मेंटरशिप में काम करना चाहता हूं, ठीक है, आप बताएं मेरे को क्या करें। अब वो सेकंड ईयर का है, उसके मन में ये नहीं चल रहा कि मैं मास ट्रांसफर कैसे कंप्लीट करूं, मैं सीआरई कैसे कंप्लीट करूं, मैं मैथमेटिक्स कैसे कंप्लीट करूं, उसके मन में ये चला अंडर 100 कैसे लेकर आए। तो ये चीज बिल्कुल नहीं सोचनी है, ठीक है। प्रोसेस को फॉलो करो, रिजल्ट हमेशा आता रहेगा। महेंद्र सिंह धोनी की एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखो, ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस रादर देन रिजल्ट। रिजल्ट आएगा देखा जाएगा, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, खत्म बात, ठीक है। बताओ, आयरन, क्रोमियम, निकिल, कार्बन, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है बोलेंगे कोई। मेनली जो कंपोजिशन होते हैं, हो सकता है आपको 4 या 5 ना पता हो, इनकेस आपको 1-2 भी पता होते हैं तब भी इंटरव्यू वाले समझ लेते हैं, हाँ चलो इसको आइडिया है। 1-2 भी पता होते हैं तब भी आप लोगों को उनको लग जाता है कि हाँ इसको आइडिया है। कोई बता सकता है क्या? 1-2 कंपोनेंट। सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है बोलो। आयरन सबसे ज्यादा होता है, आयरन सबसे ज्यादा होता है, मान गए आपकी बात। आयरन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और जो ये आयरन वाले हैं ना, तुम इतनी महंगी स्टेनलेस स्टील में तुम बोलोगे आयरन ज्यादा होता है, तो तुम्हारे घर पे सारे आयरन के बर्तन यूज किए जाते हैं, तुम्हारे घर पे स्टील के बर्तन कभी ना यूज किए जाएं। आयरन सस्ता आता है। स्टेनलेस स्टील यूज करने का पर्पज क्या है? तो ये बताओ, हम इस आयरन महंगा आता है या स्टेनलेस स्टील महंगा आता है? ये बताओ सर लोग, आयरन की कॉस्ट ज्यादा होती है या स्टेनलेस स्टील की कॉस्ट ज्यादा होती है? कोई मेरे को बताएगा थोड़ा। आयरन की कॉस्ट ज्यादा होती है या स्टेनलेस स्टील की कॉस्ट ज्यादा होती है? कॉस्ट मतलब महंगा कौन सा होता है? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्यों महंगा होता है, कभी आपने सोचा? ये स्टेनलेस स्टील महंगा क्यों होता है, आपने सोचा? स्टेनलेस स्टील महंगा होता है, क्यों होता है? आयरन के कंपेयर में स्टेनलेस स्टील महंगा क्यों होता है? आयरन के कंपेयर में स्टेनलेस स्टील क्यों महंगा होता है? क्यों इस वजह से महंगा होता है, पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग, क्योंकि उसमें कोरोजन नहीं होता है। आयरन रख दोगे, आयरन में जंग तुरंत लग जाती है, कोरोजन तुरंत हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील यूज करने का अल्टीमेट पर्पज ये होता है कि उसमें कोरोजन नहीं होता है, उसकी लाइफ ज्यादा होती है। कोरोजन नहीं होगा, उसकी लाइफ ज्यादा होगी, ठीक है। लाइफ ज्यादा होगी। लाइफ कब ज्यादा होगी? लाइफ मोर। लाइफ कब ज्यादा होगी? तब उसमें कोरोजन नहीं होगा, तभी तो ज्यादा होगी, ठीक है। स्टेनलेस स्टील इज कॉस्टलियर। क्यों कॉस्टलियर? क्योंकि उसमें कोरोजन नहीं होगा। अब ये बताओ, इनकेस तुम्हारा स्टेनलेस स्टील में आयरन ज्यादा प्रेजेंट हो गया तो फिर क्या ही फायदा है स्टेनलेस स्टील को फॉर्म करने का, ठीक है। स्टेनलेस स्टील को, यस, स्टेनलेस स्टील में आयरन तो, कार्बन और आयरन तो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, पता है आपको? कार्बन और आयरन तो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं।
ओके, तो इसमें जो सबसे ज्यादा होता है, इनकेस आयरन हो गया स्टेनलेस स्टील के अंदर तो तुरंत जंग लग जाएगी, तुरंत जंग लग जाएगी। तो आयरन बिल्कुल गलती से मत बोल देना कभी भी, ठीक है, आयरन कभी गलती से मत बोल देना। तो स्टेनलेस स्टील के कंपोजिशन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप इंडस्ट्री में कोई भी रिएक्टर डिजाइन कर रहे हैं तो रिएक्टर के जो अंदर वाला जो पार्ट होता है वो स्टेनलेस स्टील का ही यूज होता है। हालांकि स्टेनलेस स्टील बहुत महंगी होती है, लेकिन क्या करोगे, वहां पे नीड पड़ती है तो वहां पे लगाना पड़ता है पाइपिंग के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंपोजिशन आपके मेंशन करे दे रहा हूं, यहाँ पे सारे लोग ये राइट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। कंपोजिशन में मेंशन करे दे रहा हूं, क्रोमियम सबसे ज्यादा होता है, क्रोमियम सबसे ज्यादा होता है, क्रोमियम। क्रोमियम जो होता है आपका 16 से 18%, ठीक है, 16 से 18% होता है क्रोमियम। नंबर 2 पे होता है निकिल, नंबर 2 पर होता है निकिल। निकिल होता है 10 से 14%, 10 से 14%, ठीक है। इनकेस आप ये दो बता पा रहे हो तब भी आपका काम हो जाएगा, और भी कुछ नहीं भी बता रहे हो तब भी आपका काम हो जाएगा। लिसन वेरी केयरफुली। तो जो नंबर 2 पे होता है वो होता है आपका, नंबर 1 पर होता है क्रोमियम, नंबर 2 पर होता है निकिल। आयरन मत बता देना, स्टेनलेस स्टील फिर लगाने का कोई पर्पज ही नहीं है, ठीक है। आयरन और ये जो कार्बन होते हैं बिल्कुल 0.00% करके होते हैं, ठीक है। फिर आपका मैं यहां पे बता देता हूं, कार्बन, कार्बन बहुत कम, कार्बन भी आपका कम से कम होना चाहिए क्योंकि कार्बन भी बहुत जल्दी कोरोड हो जाएगा। कार्बन इसमें होता है 0.08%, 0.08%, ठीक है। ये कंपोजिशन अपनी कॉपी में लिख लेना, ये पूछते हैं कंपोजिशन बताओ, मेरे से HURL में पूछा था कंपोजिशन, ठीक है। मैंने कुछ हल्का हल्का बता दिया था, ये तो मेरे को खैर 2 पता थे और चीजें नहीं पता थी, वो मैं लिखवा दे रहा हूं आपको। मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम आपका होगा 2 से 3%, 2 से 3%। और भी बहुत सारे अलॉय होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, किसी का 0.5%, किसी का 10%, किसी सॉरी 10% तो बहुत ज्यादा होगा, किसी का 0.1%, किसी का 0.02%, इस तरीके से होते हैं। तो जो मेनली प्रेजेंट रहता है वो क्रोमियम एंड निकिल, जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है दैट इज द क्रोमियम, जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है दैट इज द क्रोमियम। एक और लिख लो मैग्नीशियम, Mg, ठीक है। एक और सारे लोग लिख लो मैग्नीशियम, मैग्नीज नॉट मैग्नीशियम, मैग्नीज, मैग्नीज और लिख लो, ये भी 2% प्रेजेंट होता है मैग्नीज, ठीक है। तो ये पूछ लेते हैं आपसे, ये चीजें आपसे पूछ लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ द स्टेनलेस स्टील, कंपोजिशन ऑफ द स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो ध्यान रखिए, यस, सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है क्रोमियम, निकिल, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील पूछ लेते हैं, टाइप्स ऑफ द स्टेनलेस स्टील कौन सी, इसके भी टाइप्स होते हैं 316। सर इन सबको ऐड करने में 50% भी नहीं हो रहा है, ये यहां पे मैंने 4 लिखे हैं, लगभग 30 से 35 कंपोनेंट ऐसे हैं जो मैंने यहां पे लिखे नहीं है, ठीक है। 30 से 35 कंपोनेंट ऐसे हैं जो मैंने यहां पे लिखे नहीं है, ठीक है। आपका कोई भी एक चीज बन रही है उसमें लगभग 70 से 80 कंपोजिशन होते हैं, 70 से 80 कंपोजिशन होते हैं, जिसमें 10 से ऊपर जो कंपोजिशन है वो समझ लो सबसे ज्यादा है, ठीक है। जो 70 से 80 कंपोजिशंस होते हैं इसको मिलके बनते हैं। देखो मैं बताता हूं, सल्फर मैंने नहीं लिखा, सिलिकॉन होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है, फास्फोरस होता है, ये सब होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम टाइप के होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही, यस बहुत बढ़िया HR, ठीक है। तो उनका परसेंटेज बहुत कम होता है, ये सल्फर हो गया उसका 0.3% है, उसका लिखने की कोई नीड भी नहीं है, ठीक है। अदरवाइज कितना ही याद करोगे, इस वजह से मैंने नहीं लिखा है, नहीं तो फिर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो जाती। तो आप मोटा मोटा 4 याद रखो, ठीक है। नाइट्रोजन है 0.1%, ठीक है, सिलिकॉन 0.75%, वो सब लिखने की नीड है नहीं, ठीक है।
यस आपसे पूछ देते हैं टाइप्स ऑफ द स्टेनलेस स्टील, ये आप लोग क्वेश्चन राइट डाउन कर लेना, थोड़ा घर पे मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा घर पे काम करना, टाइप्स पढ़ लेना जाके गूगल करके, ठीक है, ठीक है, टाइप्स वगैरह पढ़ लेना जाके, स्टेनलेस स्टील कितने टाइप की होती है, हर टाइप में कंपोजिशन और पढ़ लेना, हर टाइप में कंपोजिशन अलग अलग होते हैं। स्टेनलेस स्टील का मैंने यही लिख दिया, अब इसमें भी यस आर्सेनिक, फेरिक एसिड, मैग्नेटाइट, हार्ड, यस यस यस, ठीक है, तो वो टाइप्स आप लोग और पढ़ लेना जाके, इसको टाइप्स पढ़ लेना, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस यस बिंदु अभी बता रहा हूं। चलो तो ये टाइप्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ द स्टेनलेस स्टील। चलो एक क्वेश्चन और है, आप लोग काम करना थोड़ा, ठीक है, एक क्वेश्चन और है सारे लोगों के लिए, होमवर्क के लिए, द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द स्टील प्रोडक्शन, ये भी सवाल पूछा जाता है बहुत ज्यादा, आप स्टील प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या यूज करेंगे, ठीक है, ये सारे लोग पढ़ना जाके, रॉ मटेरियल क्या क्या यूज करते हैं। ओके अच्छा एक चीज और यहां से सवाल पूछा जाता है, स्टेनलेस स्टील में कोरोजन कम क्यों होता है, कोरोजन कम क्यों होता है, वाई दिस मेटल हैविंग लेस कोरोजन, ऐसा क्या होता है, ये क्या होता है, जैसे आपकी कोई पाइप है, देखो मैं एक चीज और बता दूं, इंटरव्यू में सवाल पूछ लिया जाता है, ये पाइप है, ठीक है, इसमें कोरोजन क्यों होता है, क्यों कम होता है, ये पाइप होता है, जैसे सपोज कर लो ये इसमें कोई फ्लूइड जा रहा है, ये क्या करता है, क्रोमियम इसमें प्रेजेंट होता है स्टेनलेस, ठीक है, और ये ऑक्सीजन के साथ क्रोमियम ऑक्साइड बना देता है, Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड की क्या बना लेता है, लेयर बना लेता है, क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है फॉर कोरोजन, विच विल प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन, ठीक है, ये कोरोजन से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, इसकी लेयर फॉर्म हो जाती है Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड, या ठीक है, तो इसकी ये लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या कर देता है, कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, तो वो आपको वहां पे प्रॉपर तरीके से कोरोजन नहीं होने देता है, तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट, ये रीजन पूछ लेते हैं कभी कभी इंटरव्यू में, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप लोग ये बताते हैं ना, तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, पता है आपको, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है आपका, अदरवाइज सॉरी सर करके आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, ये सब चीजें लिखते चले जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ द ईटी कर्व फॉर आइडियल पीएफआर, आइडियल पीएफआर के लिए सारे लोग ईटी कर्व ड्रॉ करो, ड्रॉ द ईटी कर्व फॉर आइडियल पीएफआर, ड्रॉ द ईटी कर्व फॉर आइडियल पीएफआर, ड्रॉ द ईटी कर्व फॉर आइडियल पीएफआर प्लीज फर्स्ट, कोई बताएगा क्या, ड्रॉ द ईटी कर्व फॉर आइडियल पीएफआर, आइडियल पीएफआर के लिए ईटी कर्व को बताना है आपको, ड्रॉ द ईटी कर्व फॉर आइडियल पीएफआर, ड्रॉ द ईटी कर्व फॉर आइडियल पीएफआर, ईटी कर्व बना लेंगे क्या आइडियल पीएफआर के लिए, आइडियल पीएफआर के लिए ईटी कर्व बना लेंगे क्या, ग्रेट ग्रेट एचआर, ईटी जो कर्व होता है, पहले तो आपको आइडियल पीएफआर के लिए ईटी पता होना चाहिए, ठीक है, तभी तो ईटी को प्रोफाइल को ड्रॉ कर पाएंगे। ईटी जो होता है आइडियल पीएफआर के लिए डेल टी माइनस का टाउ पी होता है, ठीक है, टी माइनस का टाउ पी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ईटी जो होता है डेल टी माइनस टाउ पी, ठीक है, मतलब आपका इंपल्स फंक्शन बनेगा, ठीक है, आपके पास इंपल्स फंक्शन डेल्टा जो फंक्शन बनता है उस तरीके से आपसे ग्राफ बनेगा, लेकिन उसका जो डिले होगा वो टाउ पी से डिले होगा, जो डिले होगा वो किससे होगा, टाउ पी से डिले होगा, तो ये होगा ईटी, ये होगा ईटी, और इधर होगा टी इक्वल टू टाउ पी, टी इक्वल टू टाउ पी, टाउ पी से ये डिले होगा,
और इस तरीके से लाइन चली जाएगी, इस तरीके से ही लाइन चली जाएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगा वर्टिकल, ठीक है। लेकिन t इक्वल टू टाउ पी से ये कर्व स्टार्ट होगा। ये चीज सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे। t इक्वल टू टाउ पी से क्यों स्टार्ट होगा? इनकेस आप डायरेक्ट बना दे रहे हैं, हमेशा आप एक्सप्रेशन से बनाएंगे तो ज्यादा लोगों को क्लियर होगा, या ठीक है, तो ज्यादा क्लियर होगा। सर ये डिले हो रहा है, टाउ पी से क्या हो रहा है? डिले हो रहा है, डिले हो रहा है। टाउ पी से क्या हो रहा है? डिले हो रहा है, ठीक है। तो ये आपसे सवाल पूछा गया है। ड्रॉ द ईटी कर्व फॉर आइडियल पीएफआर, ठीक है। सीएसटीआर के लिए इनकेस आइडियल पीएफआर की जगह मान लो सीएसटीआर लिखा होता, चलो ये तो पीएफआर हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे दूं, ये सवाल बार्क में पूछा गया है, ये बार्क के इंटरव्यू में पूछा गया, लेकिन मैं पीएफआर की जगह सीएसटीआर ले लूं अपनी तरफ से, तो जरा बता पाएंगे क्या सर लोग? सीएसटीआर की जगह मैं अपनी साइड से आपको पीएफआर कर दूं, सॉरी सीएसटीआर कर दूं पीएफआर की प्लेस पर, तो कैसा कर्व जाएगा? याद है सारे लोगों को? तो इसका ईटी क्या होता है? याद होना चाहिए ईटी कर्व, ईटी फॉर पीएफआर, पीएफआर के लिए, ठीक है। ईटी कर्व फॉर सीएसटीआर, सीएसटीआर, सीएसटीआर के लिए जो ईटी कर्व होगा वो क्या होगा? ईटी इक्वल टू होता है 1/टाउ ई टू पावर माइनस का टी डिवाइडेड बाई टाउ, और टाउ एम होता है ये एमएफआर, टाइम कांस्टेंट फॉर एमएफआर, ठीक है, टाइम कांस्टेंट फॉर पीएफआर, ये चीज ध्यान रखना। तो ये होता है ई टू पावर माइनस का एक्स की तरीके से बिल्कुल ग्राफ बन जाएगा, एब्सोल्यूट क्लियर, ठीक है। ये इस तरीके से इधर आप ईटी का बना देंगे और इधर आपका टाइम का बन जाएगा, और भाई साहब टी इक्वल टू जैसे 0 डालोगे तो ये स्टार्ट 1/टाउ एम से हो जाएगा, 1/टाउ एम से स्टार्ट हो जाएगा और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। अभिषेक सर मेरा इंटरव्यू नहीं होगा, मेरा रैंक 294 आई है। अभिषेक आपका 294 रैंक है, 294 रैंक है ना, कॉल आ जाएगी, कॉल आ सकती है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे हो, शायद आपने मेरे से बात भी कर रखी है, ठीक है। आप बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे हो, ठीक है, क्योंकि आपकी जर्नल में इन केस 1:12 में आप लोग फंस जाते हो, ठीक है, क्योंकि 210 वाले का तो हुआ है एनपीसीआईएल में 2019 में, ठीक है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे हो आप, ठीक है। बस भगवान से प्रार्थना करो कि वो बाउंड्री लाइन क्रॉस हो जाए, वो बस बाउंड्री लाइन आपकी क्रॉस हो जाए। एक बार इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई फिर तो खेल जाएंगे, बस इंटरव्यू के लिए कॉल आने के लिए दुआ मनाओ। स्टेप इनपुट नहीं भैया, पल्स इनपुट के लिए होता है, पल्स के लिए, ठीक है, ये भी पल्स के लिए है। यस, स्टेप मैनर में होगा। यस, इस बार वैकेंसी ज्यादा है, इस बार वैकेंसी ज्यादा है, तभी तो थोड़ा चांस है। जर्नल में कितने बच्चे बुलाए हैं? 13 बुलाए ना, 13 का मल्टीप्लाई कर दो 12 में, 150, ठीक है, 13 है ना जर्नल में, यूनिट पल्स के लिए ये, ठीक है। 13 में मल्टीप्लाई कर दो 12, उतने बच्चे तो बुलाएंगे वो, और उतने बच्चे बुलाने के लिए आपकी जो रैंक होगी लगभग 150 और 150, ये 300 तक जा सकता है। 300 में कॉल यार आने के चांस हैं, 300 तक कॉल आने के चांस है। मैं बोला हूं जो भी जनरल बच्चे हैं वो 300 वाले फॉर्म भर दें। यस, जो हमने किया है वो पल्स के लिए किया है। ये भी पल्स के लिए है, ठीक है। स्टेप के लिए ऐसा जाता है, ठीक है, स्टेप के लिए जाएगा उल्टा चला जाएगा, ठीक है। दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हो सकता है पूछे तब कंबाइंड फॉर्म में भी बना देंगे, ठीक है। जो कंबाइंड में ग्राफ का नेचर बिल्कुल सेम जाएगा, चाहे पहले सीएसटीआर लगा दो चाहे बाद में सीएसटीआर लगाओ, ठीक है। नेचर बस आपका डिले हो जाएगा और इस तरीके से चलता चला जाएगा। इनकेस दोनों कंबाइंड फॉर्म में लगा दिए हैं, ठीक है, तो आपको चाहे वो पहले लगाए चाहे बाद में लगाए, नेचर यही जाएगा। ओबीसी में कहां तक चांस है? ओबीसी में लगभग 400 तक चांस है, 400 तक चांसेस हैं, ठीक है, 400 तक कॉल आ सकती है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, पंपिंग अरेंजमेंट का यहां पे मैं सवाल पूछूंगा आप लोगों से।
पंपिंग अरेंजमेंट का यहां पे सवाल बताओ, जनरल में 19 है सर, जनरल में 19 है ना, चांस है, बता तो रहा हूं मैं, चांस है, तगड़े चांस है, ठीक है। पंपिंग अरेंजमेंट का थोड़ा बड़ा सवाल क्वेश्चन है, ठीक है, इसका थोड़ा मैं आप लोगों के लिए बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको चलो मैं बाद में करवा दूंगा आपको, ठीक है, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। पहले ये बनाओ, ड्रॉ द, आपसे सवाल ऐसे सीधे पूछा जा सकता है कि सपोज कर लो आप टेबल पर बैठे हुए हो, आपके पास ये पानी रखा हुआ है, ठीक है, आपके पास ये पानी रखा हुआ है, इस पानी के लिए फीड लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करके दिखाओ इन एक्स वाई डायग्राम पर। एक्स वाई डायग्राम पर ये जो पानी की बोतल है, इसके अंदर जो पानी है, पीने वाला पानी, इसके लिए फीड लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करके दिखाओ। ये मैंने अपनी तरफ से बना के आप लोगों को दिया है, ठीक है, ये फ्रॉम माई साइड, ठीक है, ये कहीं पे भी आपको नहीं मिल सकता है सवाल, ये फ्रॉम MR100, ठीक है ना, ये मैंने अपनी तरफ से आप लोगों के लिए सवाल लाया। चलो, ये जो पानी है इसके लिए फीड लाइन की इक्वेशन सारे लोग जनरेट करके दिखाओ इन एक्स वाई डायग्राम पर। बताओ कैसे ड्रॉ करेंगे, सारे लोग कर लेंगे, इनके मास ट्रांसफर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाए थे। ड्रॉ द फीड लाइन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। फीड लाइन की इक्वेशन बता पाओगे क्या? बोलो भाई साहब, केमिकल के वीर जवानों, टेल मी द लाइन। मैं देखो सारे ग्राफिकल क्वेश्चन इस वजह से करवा रहा हूं क्योंकि बारक में ग्राफिकल सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ड्रिंकिंग वाटर का मतलब सब कूल्ड वाटर, पानी पीने, सब कूल्ड वाटर। ड्रिंकिंग वाटर का मतलब क्या हुआ? सब कूल्ड वाटर। क्या बात है, सुपर लाइन लिखी है तुमने यार, गुड, बहुत बढ़िया। ड्रिंकिंग का मतलब गुरुजी ये है कि सर पीने वाला पानी। ड्रिंकिंग का मतलब सर ये है कि भैया पीने वाला पानी। ड्रिंकिंग का मतलब ये है पीने वाला पानी। चलो एक बार फिर से, ड्रिंकिंग का मतलब है पीने वाला पानी, ठीक है। और पीने वाला जो पानी है उसका टेम्परेचर आपने देखा होगा, जो ड्रिंकिंग वाटर है आपका, जो ड्रिंक वाटर का टेम्परेचर ये बताओ 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है कि नहीं? ठीक है। सबकूल्ड वाटर कौन सा होता है? जिसका टेम्परेचर लेस देन द सैचुरेशन टेम्परेचर, मतलब वो आपका क्या हो, टी टेम्परेचर विल बी लेस देन द टी सेट, वो टेम्परेचर एट 1 atm, ठीक है, 1 atm पर जिसका टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से कम होता है। तो अपना जो ड्रिंकिंग वाटर होगा उसके लिए कंडीशन होल्ड करेगी, अपने सैचुरेशन टेम्परेचर से कम है। ये सैचुरेशन टेम्परेचर उसका 100 होता है और जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है आपका? 20 के आसपास। 20 के आसपास इनके नॉर्मल टेम्परेचर रूम वगैरह में रखे हो, ठीक है, 20 के आसपास। और सैचुरेशन टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या बबल पॉइंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm पर, ठीक है। तो आप जो पानी पीते हैं उसका ये, तो इसका मतलब ये कंडीशन होल्ड कर रही है। ये कंडीशन होल्ड तभी करेगी तब आपका जो लिक्विड होगा वो कैसा होगा? सब कूल्ड। सब कूल्ड जब लिक्विड होगा आपका कैसा होगा? सब कूल्ड लिक्विड होगा, तभी ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो मतलब सर इसका मतलब हमने गारंटी ले ली कि जो सब कूल्ड लिक्विड होगा वो ड्रिंकिंग वाटर होगा। इसका मतलब सर मैं गारंटी ले चुका हूं, जो सब कूल्ड लिक्विड होगा वो ड्रिंकिंग वाटर होगा। और जो गुरुजी सब कूल्ड लिक्विड होता है, जो सब कूल्ड लिक्विड होता है उसका क्यू डिफाइन कैसे होता है? सीपी टीवी माइनस का टीएफ प्लस का लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा, इस तरीके से डिफाइन होता है। सर ये वैल्यू मतलब ज्यादा है, मतलब आपका फीड का टेम्परेचर, फीड का मतलब जो वाटर है उसका टेम्परेचर कम है, बबल पॉइंट टेम्परेचर ज्यादा है। इसका मतलब दिस वैल्यू विल बी ऐड इन दिस। इसका मतलब हम गारंटी ले सकते हैं ये 1 से ज्यादा होगा। मैं गारंटी ले सकता हूं ये 1 से ज्यादा होगा क्योंकि फीड का टेम्परेचर कम है बबल पॉइंट टेम्परेचर से। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, ये पॉजिटिव क्वांटिटी लैम्डा में ऐड होगी और डिवाइडेड बाय लैम्डा कर रहे हैं, तो इस क्वांटिटी का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। मतलब सर हम गारंटी ले लिए कि Q विल बी ग्रेटर देन 1, Q विल बी ग्रेटर देन 1। और सर इसी तरीके से वहां पर डिफाइन करना है, वे होता है हर चीज को बताने का।
नहीं तो पता चला Q ग्रेटर देन 1 तो हर कोई बता के चलाएगा, लेकिन आप Q ग्रेटर देन 1 किस तरीके से बता रहे हैं वो मैटर करेगा, ठीक है। अब नाउ वी नो दैट फीड लाइन, जो फीड लाइन की इक्वेशन होती है, फीड लाइन की इक्वेशन होती है सर, वो होती है y इक्वल टू Q अपॉन Q माइनस का 1 x माइनस का xf अपॉन Q माइनस 1। सर यहां से हम बात कर पाएंगे कि जो Q इनकेस हमारा ग्रेटर देन 1 है तो अपना जो स्लोप होगा, जो लाइन का जो स्लोप होगा वो भी Q अपॉन Q माइनस 1 ग्रेटर देन 1 होगा। जो स्लोप होगा वो भी आपका 1 से ज्यादा होगा भैया, 1 से ज्यादा होगा। तो सर 1 से ज्यादा होगा तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, हमें लाइन ड्रॉ करनी है किसकी, फीड लाइन की। ऑन XY डायग्राम पर, ऑन XY डायग्राम पर हमको लाइन ड्रॉ करनी है किसकी, फीड लाइन की गुरुजी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। किस पे, XY डायग्राम पे। अब XY डायग्राम पे मतलब फीड लाइन, आपको कोई भी फीड का कंपोजिशन होगा, कोई भी कंपोजिशन होगा, लिसन वेरी केयरफुली, कोई भी कंपोजिशन होगा तो सर हमें फीड लाइन ड्रॉ करनी है, हमें फीड लाइन ड्रॉ करनी है। तो सर हमें फीड में कितना मोर वोलेटाइल है वो हमको पता होगा, हम इस वाले पॉइंट पे चले गए XY डायगोनल पर और यहीं से हमको लाइन ड्रॉ करनी है। इसका स्लोप 1 है सर, इसका स्लोप सर 1 है और हमारा जो स्लोप आ रहा है वो 1 से ज्यादा आ रहा है। दैट मींस आपकी लाइन सर ऐसी जाएगी। अब आप लोग देख सकते हो कि जो ये वाली लाइन है उसका स्लोप 1 से ज्यादा है। इसका स्लोप क्या है, जो ये क्या है, y इक्वल टू x लाइन, इसका स्लोप क्या है 1। और ये जो लाइन है इसका स्लोप आप लोग देख रहे होगे ग्रेटर देन 1 है। इसका स्लोप क्या है, ग्रेटर देन 1, tan थीटा, tan थीटा निकालोगे इसका ज्यादा निकल के आएगा। तो बॉल रखोगे इसमें तेजी से आएगी, बॉल रखोगे इसमें स्लो से आएगी। तो इसका मतलब सर ये फीड आपने, फीड लाइन, सॉरी फीड लाइन छोड़ो, मतलब ये आपने ड्रिंक वाटर के लिए रिप्रेजेंट कर दी है। ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए आपने फीड लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड। ये आपने ड्रिंकिंग वाटर के लिए फीड लाइन को यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया है। सारे लोगों को मजा आया हो तो एक बार मुस्कुरा लो। पुष्पेंद्र सिंह भैया हेलो, मजा आया हो तो यार एक बार सारे लोग मुस्कुरा लो। गुड इवनिंग पुष्पेंद्र। तो एवरीवन आर एबल टू डू आंसर। देखो आंसर किस हिसाब से आपको देना है ये भी एक कला है, ठीक है। आप इंटरव्यू के सामने आंसर कैसा दे रहे हैं ये हर एक चीज मैटर करती है, ठीक है, हर एक चीज मैटर करती है। आपको सिलेक्शन लेना है PSU में तो, ठीक है, आंसर, क्योंकि देखो यार जितने भी बच्चे जा रहे हैं NPCIL में 1:12 के रेशियो से बुलाए जाएंगे। 12 लोग एक सीट के लिए बुलाए जाएंगे और 12 लोगों में से जो NPCIL का इंटरव्यू देने जा रहा है उसको इतना तो पता होगा कि Q ग्रेटर देन 1 के लिए लाइन कैसे बनी होगी। हालांकि वो कनेक्ट इस चीज को कर पा रहा है कि ड्रिंक वाटर का Q ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है। इनकेस इसको कनेक्ट कर लेगा तो बना देगा। अब बात ये आ जाती, हो सकता है 3 से 4 लोगों ने कनेक्ट कर लिया कि ड्रिंक वाटर का मतलब Q ग्रेटर देन 1। अब 3 से 4 लोगों में से एक लोगों को मुझे पिक करना है, वो मैं किस व्याप पर पिक करूंगा कि किसका एक्सप्लेनेशन जोरदार है, किसका एक्सप्लेनेशन जोरदार है भाई। और जिसका ताबड़तोड़ एक्सप्लेनेशन होगा ना उसको मैं पिक कर लूंगा और सबको 11 लोगों को बाहर कर दूंगा। इस चीज को सारे लोग समझो। अभी पिछली बार HURL में 25 लोग लिए गए थे, उसमें उन्होंने सीधे सीधे जज क्या किया है। उन्होंने, जहां तक मैंने जो इंटरव्यू दिया था, उन्होंने 3 से 4 लोग थे पैनल में, उन्होंने जो चीजें जज की हैं वो जज ये किए कि आपकी नॉलेज नहीं, आप चीजों को एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं। जहां तक मैंने जज किया उनको कि ये जो इंटरव्यूअर है ये जज कैसे कर रहा है, ठीक है। उन्होंने मुझसे सबसे पहला सवाल कर रखा था, अच्छा मनीष राजपूत यू आर फ्रॉम केमिकल बैकग्राउंड, ठीक है। यस सर, हमने बोला यस सर, ठीक है, केमिकल बैकग्राउंड से हैं। जनवरी की बात थी, मैं अकेडमी में पढ़ा ही रहा था, जॉब तो मुझे लेनी नहीं थी, ठीक है, जॉब तो लेनी नहीं थी क्योंकि जॉब तो मैं छोड़ ही बैठा हुआ हूं। मैंने कहा चलो भाई इंटरव्यू देते हैं, ठीक है। इंटरव्यू का उन्होंने का सबसे पहला सवाल ये था कि डिफाइन द केमिकल इंजीनियरिंग इन क्लास 7th स्टूडेंट। 7th क्लास के स्टूडेंट को आपको केमिकल इंजीनियरिंग डिफाइन करनी, पहला सवाल, ठीक है। उनको ये तो पता नहीं था कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता भी हूं, ठीक है, ठीक है, डिफाइन की ढंग से, ठीक है। लगभग मैंने लिए होंगे लगभग 4 से 5 मिनट लिए होंगे इस क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए ढंग से, ठीक है। बस समझ लो वो सिलेक्शन वहीं पे हो गया।
जो सिलेक्शन था, हमने बोला मनीष तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो तुम्हें ये क्वेश्चन को तुम बस खेल जाओ, ठीक है, क्योंकि बाद में पता नहीं है वो ही होता है कि तुम्हारे पास क्वेश्चन कैसा फंस जाए, ठीक है। जो तुम्हारे जोन में गेंद फंस रही है ना उसको ऐसा लंबा मारो, ठीक है, जैसा उस दिन राहुल तेवतिया ने 2 गेंदें मारी थी, ठीक है। जो तुम्हारे पाले में गेंद फंसे ना फिर उसको बहुत लंबा मारो तुम। 2 गेंदों पे 2 छक्के उसने मारे थे ना, बाउंड्री लाइन बाहर गिरी जाके। जो तुम्हें लगे कि अब ये तुम्हारे पाले में गेंद आ रही है तो इसको फिर लंबा उठा के मारो। फिर उसको ढंग से एक्सप्लेन किया, हमने कहा बस मनीष काम हो गया है। सारे लोग एकदम से खुश, ठीक है, सब कुछ बेहतरीन। हमने कहा अब काम हो गया है, अब 2-3 क्वेश्चन नहीं भी बता पाएंगे तब भी ऐसा नहीं होगा कि बाहर कर देंगे। 2-3 क्वेश्चन और पूछे थे, 2-3 नहीं भी बता पाए, 2-3 बता दिए, काम हो गया। तो ये चीज होती है। तो आपके जोन में आपका क्वेश्चन फंसना चाहिए, और उस क्वेश्चन को आप सपोज कर लो ये क्वेश्चन फंस गया और आपने कनेक्ट कर लिया, आपने कनेक्ट कर लिया कि मेरे जोन का है, फिर इसको डिफाइन अच्छी तरीके से करो, ठीक है। हमेशा इंटरव्यू का ये गेम होता है इनकेस आपको पीएसयू में सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है, इस चीज को समझो। इसका आंसर क्या है आप बताओ? सारे लोग केमिकल इंजीनियर है, डिफाइन करो, सब कुछ पूछ मत लो, ठीक है, थोड़ा कुछ होमवर्क करो, मेहनत करो, ठीक है। तो ये चीज है। चलो भाई, तो आज के सेशन को हम लोग यहां तक रखते हैं। होप सो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन यार बच्चे थोड़ा कम रहते हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट काफी होने चाहिए, ठीक है, इतने शानदार चीजें करवा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, जो भी स्टूडेंट काम का है वो लोग तो आते होंगे, ठीक है। एक या मैं ये वाला क्वेश्चन 11वां आपका छूटा हुआ है, उसको मैं नेक्स्ट सेशन में करवा दूंगा। अब आप लोगों का कल सेशन नहीं होगा, ठीक है, मैं कुछ दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं, कानपुर से बाहर, ठीक है। तो आप आज डेट कितनी है? आज है आपकी कितनी 15, राइट। तो अब आपकी जो यूट्यूब की क्लास होगी वो 21 को होगी, 20 को होगी, सॉरी, जो यूट्यूब की क्लास होगी वो 20 को होगी, यस। 18 से स्पेशल की क्लास कंटिन्यू रहेंगी, 20 को आपको जो आईपीसी लेक्चर स्टार्ट हो रहा है उसका होगा, ठीक है। तो यूट्यूब की क्लास 3 से 4 दिन के लिए आपकी बंद रहेगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन चला जाऊंगा। सेंटेंस में क्या है आंसर? सर इन 1 सेंटेंस में आंसर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 1 सेंटेंस में दोगे तो 7वीं वाली क्लास को तुम्हें लगता है कि वो एक लाइन में तुम्हारी बात समझ लेगा? इन 7th क्लास स्टूडेंट को तुम्हें समझाना है, उनको नहीं समझाना है जो वो वहां पे 10 साल से केमिकल इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, उनको तो पता ही है। तुम्हें समझाना है 7th क्लास, तो वो एक लाइन में तुमने समझाया ना तो वो भाग लेगा, ना तो 7th क्लास वाले बच्चे को समझ में आएगा ना तो कुछ, ये चीज है। पंपिंग अरेंजमेंट का सवाल बहुत तगड़ा देंगे आपको। सर प्रणाम भैया, खुश रहो, ठीक है, ऊंचाइयों बुलंदियों की ऊंचाइयों पर जाओ, ठीक है, लाइफ में बहुत बड़ा करो कुछ, ठीक है, जो भी आप चाहते हो, राइट, यस। तो पंपिंग अरेंजमेंट भैया, पंपिंग अरेंजमेंट का सवाल आपको मैं जानदार बना के दूंगा जैसे मैं कम बैक करता हूं, ठीक है, आफ्टर ये सम गैप के बाद जैसे ही मैं आता हूं पंपिंग अरेंजमेंट का आपको शानदार क्वेश्चन देता हूं आके, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन दूंगा। जब तक इतने क्वेश्चन सारे लोग, ये सब क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, करवाऊंगा, ये सब क्वेश्चन हैं आपके बहुत शानदार, ये सब करवाऊंगा मैं, ठीक है। कुछ बुक्स वगैरह है तो होप सो कि कल वाले बच्चों ने सेशन ना किया हो तो ये बुक आप लोग 2 ले लेना, एक जिनको पॉलिस ले लेना इंटरव्यू के लिए और एक मैकैब स्मिथ ले लेना, ठीक है। मास ट्रांसफर को पढ़ना है तो बीके दत्ता से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, राइट। चलो भाई।